प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, कक्षा 9। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, आयन क्या होते हैं। ठीक है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को E- यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। उदाहरण, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, अतः उन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं अतः उन पर क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश। और लगभग सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। अतः उन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित कणों को ही क्या कहा जाता है? आयन। तो आयन कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार के, धनायन और ऋणायन। अर्थात आयन क्या होते हैं? आयन आवेशित कण होते हैं। तो आयन हो गए 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए?
एक तो हो गया धनायन और दूसरा कौन सा हो गया, ऋणायन। धनायन और ऋणायन। तो देखो धनावेशित कण को, धनावेशित कण को क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं। और ऋणावेशित कण को क्या कहते हैं, ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। धनावेशित कण को धनायन और ऋणावेशित कण को क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl में सोडियम धनायन, सोडियम है वो क्या है, सोडियम आयन धनात्मक, ये Na तो पॉजिटिव है, धनात्मक सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव, वह ऋणात्मक क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन Cl माइनस संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। संघटक कण के रूप में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो इसमें NaCl जो है, Na पॉजिटिव है यानी सोडियम धनायन है और क्लोराइड क्या है, ऋणायन है। ठीक है। अब देखो एक चीज आ जाती है बच्चों, बहुपरमाणुक आयन। ठीक है। बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं और वो आयन के रूप में रहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुत सारे परमाणु कौन से रूप में रहते हैं, जिन पर कुल आयन विद्यमान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपरमाणुक आयन। तो देखिए परमाणुओं का ऐसा समूह है, परमाणुओं का ऐसा समूह है, परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, जिन पर नेट यानी कुल आवेश विद्यमान रहता है, उसे
बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया बच्चों, आगे एक सारणी है उसमें दिए हुए बहुपरमाणुक आयन। अमोनियम आयन, जिसमें एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन और इस पर नेट आवेश कितना होगा? +1। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नेट आवेश -1। उसके बाद है सल्फेट, सल्फेट में एक सल्फर 4 ऑक्सीजन -2। उसके बाद है फास्फेट, क्या है? फॉस्फेट, जिसका एग्जांपल हो गया PO4 -3। इस पर -3 आवेश होता है, ठीक है। तो ये थे बहुपरमाणुक आयन। इसके और भी उदाहरण है, वो आपको सारणी के अंदर बताए जाएंगे। आगे एक संयोजकता सारणी आएगी, उसमें बहुपरमाणुक आयन का और भी उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। आयन से पहले आवेश देखो। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं अतः उन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और लगभग सभी यह धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ये धातुओं का और अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म होता है बच्चों। तो सभी यह धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं अतः उन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आयन क्या होते हैं? आवेशित कण होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, धनायन और ऋणायन। धनावेशित कण को धनायन कहते हैं और ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। उदाहरण के लिए जो सोडियम क्लोराइड है, ये रासायनिक नाम है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। में धनात्मक सोडियम आयन Na+ हो गया +1, और ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl -1 हो गया, ठीक है। ये संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। अब आ गया बहुपरमाणुक आयन। ये बहु का मतलब बहुत सारे, परमाणु का मतलब परमाणु मिलकर के, और उन पर नेट यानी कुल आवेश विद्यमान रहता है। तो परमाणुओं का ऐसा समूह है जिन पर नेट यानी कुल आवेश विद्यमान रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुपरमाणुक आयन। ये बहुपरमाणुक आयनों के क्या हो गए उदाहरण? कौन कौन से? अमोनियम बहुपरमाणु का, अमोनियम आयन का क्या फॉर्मूला होता है? NH4 और +1 इस पर आयन होता है। हाइड्रोक्साइड OH -1 इस पर चार्ज होता है, और सल्फेट SO4 -2 इस पर चार्ज होता है। फास्फेट PO4 -3 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये थे बहुपरमाणुक आयन और आयन। अब बात करते हैं बच्चों कुछ आयनिक यौगिक। तो देखो आयनों का निर्माण कैसे होता है, इस बात को हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ आयनिक यौगिक, कुछ आयनिक यौगिकों की सारणी, कुछ आयनिक यौगिकों की सारणी। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनिक यौगिक इतना ही बता दूं कि पहले आयनिक यौगिक होते हैं उसमें आयन उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। पहले अगर धातु आ जाए तो धातु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर धनावेश, और अधातु आ जाए बाद में तो उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश यानी आयन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो आयनिक यौगिक में पहले धातु दिखाई दे जाए तो वो आयनिक यौगिक होगा।
जैसे 3 उदाहरण दे रखे हैं सारणी में। कैल्शियम ऑक्साइड, पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaO। दूसरा है बच्चों मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है MgS। और तीसरा है बच्चों सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण भाषा में साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। क्या सूत्र होता है? NaCl, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक। अब इसके संघटक तत्व यानी ये कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने हैं? संघटक तत्व, तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना है। ऑक्साइड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका नाम चेंज हो जाता है ऑक्सीजन से ऑक्साइड। ये कर्जा लेने वाला है और कर्जा लेने वाला होता है उसका नाम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें है कैल्शियम व ऑक्सीजन। कौन कौन से तत्व है? कैल्शियम व ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम, सल्फर का नाम चेंज हुआ तो सल्फाइड बन गया। तो इसमें 2 तत्व है, कौन कौन से? मैग्नीशियम व सल्फर। और इसमें कौन कौन से हैं? सोडियम व क्लोरीन, सोडियम व क्लोरीन। उसके बाद में द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान अनुपात। तो यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है 5:2, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम का द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का 16, 8 दूनी 16, 8 पांचे 40। तो सरलतम अनुपात कितना आ गया? 5:2। यहाँ पे होगा 3:4, ठीक है। ये कैसे हुआ? मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 12 दूनी 24, और सल्फर 16 पे आता है, 16 दूनी 32। 12 मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फाइड है या सल्फाइड है? सल्फाइड है। बारह दूनी 24, 12 के पाड़े से ये कटता नहीं, तो 6 चौके 24, 6 के पाड़े से नहीं कटता। 8 तिये 24 और 8 चौके 32, 8 ये 8 के पाड़े से कट गया, सॉरी 8 के पाड़े से कटा ये। तो 3:4। और सोडियम और क्लोरीन का अनुपात कितना है? सोडियम का तो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये सरलतम अनुपात ये है, ठीक है। तो ये आगे द्रव्यमान अनुपात। अब नया टॉपिक है बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना। क्या है? रासायनिक सूत्र लिखना। ये देखो, इस टॉपिक में हम जो रासायनिक जो यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाएंगे और यौगिक का नाम क्या होएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो देखो रासायनिक सूत्र क्या होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र
किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अर्थात किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र से हमें उसमें उपस्थित परमाणुओं व अणुओं की संख्या तथा उसके संघटकों का पता चलता है। ठीक है, तो अब देखो तो रासायनिक सूत्र के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक तो तत्वों के प्रतीक की और संयोजकता का पता होना चाहिए। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक व संयोजकता यानी साथ जुड़ने की क्षमता, संयोजकता का पता होना चाहिए। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक व संयोजकता का पता होना चाहिए। अब देखो संयोजकता क्या होती है? या इसको संयोजन शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो देखो किसी तत्व की साथ जुड़ने की क्षमता, किसी तत्व की साथ जुड़ने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? यानी जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है वह उतनी ही बंध बनाता है। अगर किसी सूत्र में संयोजकता फेल तो सूत्र क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो किसी तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता
किसी तत्व की साथ जुड़ने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजित होकर किस प्रकार रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसके लिए हमें परमाणुओं की संयोजकता का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, रासायनिक सूत्र लिखना, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अर्थात किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र से हमें उसमें उपस्थित परमाणु व अणुओं की संख्या व उसके संघटकों का पता चलता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो हमें इस रासायनिक सूत्र से ये पता चल रहा है Na के परमाणु 1, क्लोरीन का 1 परमाणु और सोडियम क्लोराइड के अणु कितने? 1। परमाणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? लेग्स में। और अणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? साइड में। जिसकी लेग्स में कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक क्या होता है? 1 होता है, और जिसकी साइड में कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमें परमाणु और अणुओं की संख्या का पता चल गया, और भाई सोडियम और क्लोरीन नामक परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, यानी ये संघटक हो गए सोडियम और क्लोरीन। तो ये बनता कैसे? सोडियम की संयोजकता +1 होती है और क्लोरीन की होती है -1। तो ये एक दूसरे के पैरों में आ जाते हैं ऐसे। तो Na1Cl1 केवल अंक ही आएंगे, निशान नहीं आएंगे +- के। तो Na1Cl1 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो, इससे ये धनात्मक है तो इसका नाम नहीं बिगड़ेगा, सोडियम ही बोला जाएगा। और ये इसने कर्जा लिया है, ऋणात्मक है, तो ये क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड। तो इस हिसाब से ये संयोजकता होती है +1 Na की और Cl की -1 होती है। और आयनिक यौगिक के नामकरण में पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और बाद में ऋणात्मक भाग लिखा जाता है। जो धनात्मक भाग होता है उसका नाम नहीं बिगड़ता, और जो ऋणात्मक भाग होता है उसका नाम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो सोडियम का नाम तो सोडियम ही, और क्लोरीन का नाम बिगड़ेगा तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड। तो ये संयोजकता अगर आपको पता नहीं है तो आप इस सूत्र को नहीं बना सकते। यानी किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें उस तत्व के प्रतीक और संयोजकता का पता होना चाहिए।
संयोजकता होती क्या है? किसी तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजित होकर किस प्रकार रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसके लिए हमें परमाणुओं की संयोजकता का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे संयोजकता +1 और -1। और आयनिक यौगिकों के नामकरण के लिए नामकरण में पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और बाद में ऋणात्मक भाग। जो धनात्मक भाग होता है उसका नाम नहीं बिगड़ता और जो ऋणात्मक भाग होता है उसका नाम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको एक संयोजकता सारणी कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। उस संयोजकता सारणी को याद करना है और उस संयोजकता सारणी से आप लगभग जो आपके सिलेबस में फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से बना सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले तो संयोजकता सारणी और एक जो प्रतीक वाली सारणी है उसका आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।